गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हरिंद्र सिंह चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल समीक्षा इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा है रस, जिसकी आज 5वीं क्लास है। रस के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले भयानक रस, उसके बाद भीभत्स रस और देन आफ्टर अद्भुत रस। आज के ये 3 रस रहने वाले, उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज करेंगे और समय बचता है आज की क्लास का तो हम रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भयानक रस से। नाम कैसा है उसका? भयानक। भयानक का मतलब भय। अगर आप महसूस करना चाहते हैं इस रस को तो रात के समय 10 साढ़े 10 के बाद आने वाले टीवी सीरियल्स, फियर फाइल्स या जो भी डर के सीरियल्स आते हैं उनको देख करके आप इस रस को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो आते ही रात को इसलिए हैं। वो आते ही रात को इसलिए, आपको पता है कि जितने भी डर वाले नाटक आते, जब मैं छोटा था तब एक नाटक आता था दूरदर्शन पर, आप भी थी, वो भी रात में आता था। आजकल फियर फाइल्स करके आता है फ्री वाली डिश टीवी पे, वो भी रात को ही आता है। कल एक नाटक आया था रात को भी, मैं देख रहा था, अनामिका के नाम से, वो भी ऐसे ही डर वाला है, भूत प्रेत वाला है। तो ये सारे के सारे नाटक के बारे में आपने एक चीज़ कॉमन देखी होगी, जितने भी डरावने सीरियल्स होते हैं वो सारे के सारे सीरियल्स रात में 10:30 11 बजे के आसपास ही शुरू होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उनके अंदर आने वाली आवाज़ें, सुनिए ध्यान से, उनके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, और ऐसी स्थिति में बरसात का सीजन है तो आपके घर में भी जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजेगा वो दोनों सेम होगा। कहला बस ठीक है बच्चा, बस ठीक है, समझ गया मैं। तो उसके अंदर जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, आपको पीछे झिंगुरों की आवाज़ें, कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें, इस तरीके की चीज़ें आपके घर में और आपके घर के आसपास भी आपको दिखाई देती हैं। तो आपको एकदम वो जो चीज़ें होती हैं वो सचमुच में क्या कहलाता है? अगर मैं आपसे अपने रस की भाषा में बात करूं तो रस की भाषा में वो किस प्रकार का अंग कहलाएगा? आपके घर का वो जो दृश्य होता है रात के समय, और ऐसे में धोखे से कहीं लाइट वाइट और चली जाए, आप अच्छा वाला सीरियल देख रहे थे, जैसे ही उसमें भूत आने वाला था या भूतनी आने वाली थी, जो भी XYZ आने वाला था, और एकदम से अचानक से लाइट चली जाए, आपके घर का गेट हवा से आवाज़ करने लगे, तो समझ जाए उस समय आपके मन में जो स्थिति होगी हम वही पढ़ने वाले हैं आज। तो कहने का मतलब है, अगर ये क्लास भी आज रात को 11 बजे चल रही होती यहाँ तो और अच्छा लगता, और पर्टिकुलर एक एक बच्चा क्लास में बैठा होता, उसके बाद में गेट आवाज़ करता चर चर, तो उसके बाद में समझ आता कि क्या होता है भयानक रस। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली इसको महसूस कर पाते। चलिए, इसके अलावा बात अगर हम करें होता क्या है, तो परिभाषा, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि परिभाषा बनाना बहुत आसान होता है। परिभाषा में आपको सिर्फ 2 वर्ड चेंज करने होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से जब हृदय में भय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उससे भयानक रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव क्या होगा? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, किसी भी रस को लेकर के जितने भी रस आप पढ़ेंगे सब रस में एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा बनेगा कि उसका स्थायी भाव क्या है। तो स्थायी भाव भयानक रस का भय होता है। आसान है याद करना, समझना, क्योंकि नाम में ही जुड़ा हुआ है भयानक और भय। तो स्थायी भाव का भाव, भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। आइए डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में अंगों की बात करते हैं। सामने आपके डेफिनेशन क्या कहती है? किसी भयानक वस्तु, जीव को देखकर भावी दुख की आशंका। भावी दुख क्या होगा? भावी दुख यही होगा कि आपको ऐसा लगता है अगर कोई भूत है या कोई जानवर है जो आपको क्षति पहुंचा सकता है, पहुंचाया नहीं है उसने क्षति, आपको क्षति पहुंचा सकता है, उस वो आशंका में जो आपके मन में भाव उत्पन्न होंगे उसे क्या कहा जाएगा? भय कहा जाएगा। भूत क्या करेगा पता नहीं है, भूत होता भी है कि नहीं होता ये भी नहीं पता, लेकिन भूत का डर सबको होता है। तो भावी आशंका, उसके होने की जो भावी आशंका होती है उसी को क्या कहते हैं? भय कहते हैं। और इसी भय से जागृत होने वाले, उद्दीप्त होने वाले भावों को क्या कहा जाता है? भयानक रस कहा जाता है। आप बात करें भयानक रस का वर्ण अथवा इसका रंग क्या होता है? भयानक रस का वर्ण या रंग की बात करो तो श्याम या कृष्ण, या सीधी भाषा में कहूँ तो काला रंग होता है। डर का रंग कैसा होगा? काला के अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता है। बोलो सर सफ़ेद हो सकता है, जितनी भूत और आत्माएं आती है सब सफ़ेद वेश में आती हैं, लेकिन उनके पीछे का बैकग्राउंड अंधेरा वो हमेशा काला ही होता है। तो डर उस सफ़ेद बैकग्राउंड से ज़्यादा, डर आपको सफ़ेद से लगता है कि डर आपको काले से लगता है? डर आपको काले से लगता है। सुनिए तो सही, क्यों लगता है? क्योंकि अगर वही सफ़ेद वस्त्र पहने कोई दिन में आ जाए तो क्या आप उसको देख के डरेंगे? वही रात में 1 बजे 12 बजे छत के ऊपर कोई आ जाए सफ़ेद वस्त्र पहन के तो जरूर डर जाएंगे। तो सफ़ेद वस्त्र से डर नहीं है, डर है आपको किससे? काले से। तो काला इसका रंग माना जाता है। देवता के बारे में काल माना जाता है। बात आगे करते हैं, भयानक रस के अव्यय क्या क्या होते हैं? तो भयानक रस के अव्यय, काले को क्या आ जाए? हाँ, काले में सफेद जब आ जाए तभी डर लगता है।
अवयव की बात करूँ, इसके अंगों की बात करूँ, तो सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही होता है, स्थायी भाव, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। दूसरा, भयानक रस का आलंबन क्या होता है? आलंबन जिसका सहारा पाकर के भाव जागृत होंगे। बाघ मतलब कोई शेर चीता आ जाए, उसकी आवाज़ें सुनाई दे जाए, कोई चोर रात में खटपट करने लग जाए, सांप हो, शून्य स्थान मतलब एकांत जगह हो, शमशान वगैरह के यहाँ से निकल करके जा रहे हो, भयंकर किसी वस्तु को देख करके आप डर जाएं, ये सब क्या कहलाएंगे? आपके विभाव कहलाएंगे, वो भी आलंबन विभाव। उद्दीपन क्या होगा? वहाँ के आसपास का जो बैकग्राउंड, अर्थात भयानक वस्तु का स्वर, वहाँ पर जो भी भयंकर आवाज़ें आ रही हैं। कल का सीरियल था, उसमें वो एक बंदे की गाड़ी खराब हो जाती है रात में, और गाड़ी खराब हो जाती है, वो कोशिश कर रहा होता है, और ऐसे समय पर हमेशा मोबाइल के नेटवर्क चले जाएंगे। तो गाड़ी खराब हो जाती है, मोबाइल के नेटवर्क चले जाते हैं, बैकग्राउंड में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही है, वो मोबाइल लेके जाता है उसको ढूंढने के लिए जंगल में, वहाँ पे उसका ब्रेसलेट गिर जाता है, आगे पता नहीं क्या होता है, मैं सो जाता हूँ। लेकिन जितना भी ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ क्या था? भयानक रस वाली वो सारा का सारा बैकग्राउंड। भयानक रस का उद्दीपन विभाव क्या होता है? जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोई भयंकर स्वर, डरावना स्वर, या डरावना या भयंकर चेष्टाएं, जो भी आपको लगे किसी ने आपको छू लिया, उसी समय पे एक बूढ़े से बाबा आ जाते हैं उसकी गाड़ी के पास में थोड़ी देर के लिए, और वो उसको जैसे ही छूते हैं वो डर जाता है। जबकि बूढ़े बाबा कौन होते हैं? मैकेनिक होते हैं। अब ये समझ नहीं आया कि रात में साइकिल लेके मैकेनिक क्यों आए थे। बड़ी सी टॉर्च थी, आके सीधे उसके मुंह पे लगा दी, और उसको जैसे ही टच करते वो भयंकर चिल्लाने लगता है, जबकि बूढ़े बाबा उसकी गाड़ी को ठीक करने के लिए आए हुए होते हैं। आगे, भयानक रस का अनुभव क्या होता है? अनुभव, ये सब कुछ अनुभव, ये सब कुछ रात को उस टीवी सीरियल के एक्टर के अंदर मुझे दिखाई दे रहे थे, सारे अनुभव। वो कांप जाता है, उसको पसीना आने लगता है, मुंह सूख जाता है, चिंता होने लगती है, रोमांच, मूर्छा, ज़्यादा कमजोर मन का आदमी होता तो ऐसे में कोई आके हाथ लगा दे तो बेहोश भी हो जाता। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? उसके अनुभव हैं। आखिरी में बात होती है संचारी भाव की। संचारी भाव जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आने जाने वाले भाव कुछ समय के लिए आते हैं। दैन्य, संभ्रांत, चिंता, सम्मोह, त्रास। डिटेल आप लोग जाकर के वीडियो नंबर 3 देख सकते हैं, वहां पे इसकी पूरी डिटेल अवेलेबल है। आगे चलते हैं, सेकंड है, ठीक है। उदाहरण की बात कर लें, पहले इन तीनों की बात कर लें। थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्या? चलिए 3 उदाहरण देखते हैं। पहले सबसे पहले पहला उदाहरण है, उधर गरजती सिंध लहरियां, कुटिल काल के जलों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। किस चीज़ की बात हो रही है? थोड़ा समझने के एक दो दो शब्द भी अगर समझ आएंगे तो आप पूरे का अर्थ निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है उधर गरजती, गरजती मतलब गरजना, सिंधु लहरियां अर्थात लहरियां मतलब लहरों की बातें हो रही हैं। कुटिल काल, कुटिल काल मतलब मायावी काल, मायावी काल मतलब अगर कोई भी यम, मान लो यम है काल के देवता, वो आएंगे तो क्या करेंगे? कोई ना कोई तो जाल फैलाएंगे ना लोगों को ले जाने के लिए, कोई ना कोई तो बहाना करेंगे ना। तो कुटिल काल के जालों सी, ऐसा लगता है काल ने क्या कर रखा है? एक जाल बिछा रखा है। चली आ रही फैन उगलती, फैन का मतलब क्या होता है? फैन नहीं, ये फैन नहीं है, ये हिंदी है, हिंदी। फैन, फैन अगर किसी के कान में सर बहता है, सर किसी कान में मवाद बहती है तो उसको बोला जाता है कि कान में समुद्री फैन डाल लो। समुद्री फैन मतलब समुद्र का झाग, वो सॉलिड स्टेट में मिलता है मार्केट में, समुद्र का फैन। तो वो फैन क्या है? वो समुद्र का झाग है। आपने देखा हो कहीं पे गंदा पानी होता है, वहां पर भी झाग साइड में आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फैन। तो समुद्र का जो किनारे पे आने वाला जो झाग टाइप का है वो क्या कहलाएगा? फैन कहलाएगा। फैन उगलती फन फैलाए व्यालों, व्यालों क्या किसको बोलते हैं? जाहिर सी बात है व्यालों नहीं भी पता तो भी फन फैलाए, फन कौन फैलाता है? तो फिर व्यालों का मतलब क्या होगा? सांप। बातें हो रही हैं समुद्र में आने वाली भयंकर डरावनी लहरों की। समुद्र में जब लहरें आती हैं, और वो ऐसी सामान्य लहरें नहीं जब आप वहाँ पे मौज मस्ती करने गए हो, वो लहरें जो बाढ़ या सुनामी के समय पे आती हैं, उन लहरों की व्याख्या हो रही है। क्या लगता है उन समुद्र की लहरों को देख करके? उधर गरजती सिंध लहरियां मतलब वो जो लहरें हैं आवाज करते हुए आ रही हैं, आवाज करते हुए मतलब गरजते हुए आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? कुटिल काल के जालों सी, ऐसा लगता है कुटिल काल ने एक जाल बिछा रखा है और उस जाल के अंदर सबको समेट करके ले जाएगा। चली आ रही फैन उगलती, फैन उगलने का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लहरों के साथ में क्या आता है? झाग जो किनारियों पे आ जाता है वो फैन क्या कहलाता है? झाग कहलाता है। कुटिल काल से फन फैलाई व्यालों सी, ऐसा लगता है जब लहरें आ रही हैं तो ऐसा लगता है कि सांप ने फन फैला रखा है और वो हमें निगलने के लिए चला आ रहा है। तो समुद्र की लहरों को देख करके जो भयानक एक डरावनी स्थिति पैदा की गई है उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। दूसरा उदाहरण है, सिंपल सा है, लंका की सेना तो कपि के गर्जन से रब कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। सीधी सी बात है,
हनुमान जी जब क्रोध में आ जाते हैं, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, उस समय उनके क्रोध को देख करके जो वहाँ के सभी लोग डर जाते हैं, जितने भी राक्षस होते हैं, निशाचर होते हैं, जो डर जाते हैं, उस डर की बात की गई है। लंका की सेना, पूरी पूरी लंका, रावण की सेना, कपि अर्थात हनुमान जी के गर्जन अर्थात उनके बोलने से रब कांप गई, मतलब उनके रूप को देख करके कांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से जब उन्होंने अपना विशाल रूप करके दिखाया तो विनाश ही उनके सबके मन में डर बैठ गया कि अब तो हम सभी का बहुत जल्दी नाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। अगला है, अच्छा उदाहरण है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पढ़िए, कोई बताने की कोशिश कीजिए जरा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बटोई खड़ा है, बटोई मतलब बटोई नाव चलाने वाला नहीं होता है, बटोई का मतलब हो जाएगा पथिक, रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति। हाँ, गाना सुना होगा, कौन डगर चला रे बटोही, वो नदिया के पार पे चलो। बटोही मतलब रास्ते में वो जो जाता है अपनी साली को लेने के लिए बैलगाड़ी से, तब उस समय ये गाना आता है, कौन डगर चला रे बटोरी। तो बटोही मतलब रास्ते में जाने वाला पथिक। एक तरफ अजगर है, मान लीजिए रास्ते पे आप जा रहे हैं और एक तरफ सामने से अजगर आ जाए और एक तरफ पीछे जब मुड़ के देखें तो शेर आ जाए, तो उस समय आपके मन में क्या स्थिति होगी, उस स्थिति का वर्णन किया गया है। इमेजिन करके देखें कि क्या बोला, हम तो बीच में से भाग जाएंगे, बीच में से जाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और भाग के कहाँ जाओगे, भाग के कहाँ जाओगे, सामने है कौन, शेर है, उससे कहाँ भाग के जाओगे। खैर जो भी है, तो एक और अजगर लकी, एक और अजगर दिखाई देता है, एक और मृगराय, मृगराय मतलब मृगों का राजा अर्थात सिंह खड़ा हुआ है। बिकल बटोही, बिकल मतलब परेशान, बटोही मतलब वो राहगीर। बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए, ना वो इधर गया ना उधर गया, वहीं बेहोश होकर के गिर जाता है। तो क्यों गिर जाता है, डर के कारण। उसको लगा आगे जाता हूं तो भी मरना है, पीछे जाता हूं तो भी मरना है। कमजोर हृदय वाला व्यक्ति रहा होगा और उसके वहां पर वो मूर्छित होकर के गिर पड़ता है। उसके बाद क्या होता है भगवान जाने। अंग्रेजों की बातें हो रही हैं, अंग्रेजों को देखिए किस भयानक तरीके से दिखाया गया है। डायन है फिरंगी, सॉरी डायन है सरकार फिरंगी, फिरंगी मतलब अंग्रेजों की सरकारों की बात को लेकर कहा गया है। किस प्रकार से उसको बताया गया है भयानक रूप में कि डायन, डायन मतलब भूत प्रेत वाली बातें, चुड़ैल भूतनी ऐसी चीजें। डायन, डायन है सरकार फिरंगी, चबा रही है दांतों से, अर्थात कहने का मतलब है कि जो अंग्रेज सरकार है वो हम हिंदुस्तानियों को कैसे चबाई जा रही है, दांतों से चबाई जा रही है, ऐसा लग रहा है। छीन गरीबों के मुक्का कौर दुरंगी घातों से, अपनी दुरंगी जो चालें हैं, जो दुरंगी उनकी चालें, उन चालों से हम लोगों के मुंह का निवाला भी छीनते जा रहे हैं। हरियाली में आग लगी है, नदी नदी है खौल उठी, भींग सपूतों के लहू से अब करती है बोल उठी, इस झूठे सौदागर का यह काला चोर बाजार उठे, परदेसी का राज ना बस यही ओंकार उठे। यहाँ पर उनका जो चित्रण किया गया है शुरू की दो पंक्तियों में, वो शुरू की दो पंक्तियां, नीचे की पंक्तियां हो सकता है किसी को ये लग जाए, मैंने समझाया भी है। मूल रूप से रस कितने होते हैं वैसे, मूल रूप से वो भी ठीक है, उसके अलावा भी मूल रूप से, उसके अलावा मूल रूप से 4 रस होते हैं। कितने रस होते हैं, 4 रस माने गए। कौन कौन से, पहला श्रृंगार रस, उसके अंदर से ही निकले हैं वात्सल्य भक्ति सारे के सारे। दूसरा आपका वीर रस, उसके अलावा आपका रौद्र रस, रौद्र रस में से उत्पत्ति मानी जाती है इन सभी की भयानक की विभत्स की। और इसके अलावा एक और आपका हास्य रस। ये 4 मूल रूप से रस माने गए, उनके अंदर से बाकी के निकले हैं और उत्पत्ति इन्हीं को मानी गई मूल। तो इसमें शुरू की 2 पंक्तियां हैं, वो क्या दिखा रही हैं, वो उसका डरावना चेहरा दिखा रही है। किसका डरावना चेहरा, अंग्रेजों का, कि उनके अत्याचार कितने खतरनाक हैं। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानियों को चबाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, उनके मुंह का कौरा भी निवाल करके अपनी दोरंगी चालों से निकले जा रहे हैं। तो शुरू की 2 पंक्तियां जो वो डर दिखाती हैं और बाकी की पंक्तियां भी उसको आगे प्रोत्साहित करने का कार्य करती हैं। तो जब भी आपको ऐसी बात सुनकर डर की अनुभूति होती है तो भयानक रस होता है। अगला उदाहरण है, उस सुनसान डगर पर था सिंपल सी लाइन है, अब पढ़ के ही समझ जाएंगे कि आपको इनके डर वाली बातें हो रही कि नहीं हो रही हैं। ध्यान से देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। उस सुनसान डगर पर था सन्नाटा चकोर, गहन मेरी रात गिरी थी, अभी दूर थी भोर। कहने का मतलब जिस रास्ते पर जो भी व्यक्ति जा रहा है वहाँ क्या है, सुनसान है और चारों ओर कैसा है, सन्नाटा छाया हुआ है। गहन रात, रात का समय है, अभी दूर थी भोर, भोर मतलब सुबह, सुबह होने में भी बहुत टाइम था। सहसा सुनी दहाड़, एकदम से क्या कहा, शेर की आवाज सुनाई देती है। पथिक ने सिंह गर्जना भारी, जो भी रास्ते पे जा रहा था उसने एकदम से शेर की आवाज सुनता है। होश उड़े सिर गया घूम, शिथिल इंद्रियां सारी, अर्थात सन्नगन रह जाता है, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं। एक तो अकेला है, सुनसान रोड है, अंधेरा है, ऊपर से अचानक से शेर की आवाज है। तो उस समय पर उसकी मनोदशा जो होगी, उसके अंदर मन में क्या होगा,
भय होगा और ऐसी स्थिति में भयानक रस की उत्पत्ति मानी जाएगी। अगला है, आज बचपन का कोमल गात, जरा सा पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञात। ये लिख क्या है यहाँ पर, शांत रस का उदाहरण के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है वैसे इसका मतलब समझा देता हूं मैं आपको। आज बचपन का कोमल गात, आज क्या है, बचपने का शरीर है। आज गात मतलब कई बार आ चुका है, गात वर्ड आप पहले भी अलंकार में पढ़ के आए हैं। बचपने का कोमल शरीर है, जरा सा पीला पात मतलब थोड़ा सा बुढ़ापा आएगा तो वही क्या हो जाएगा, पीले पत्तों की तरह शरीर हमारा सूख जाएगा। 4 दिन सुखद चांदनी रात, और ये जो भी जीवन के सुख हैं ये केवल और केवल 4 दिन के हैं। जो भी व्यक्ति आपका प्रिय है, कोई भी है, वो केवल 4 दिन आपके साथ है, और जब वो आपको छोड़ के जाएगा तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार, मतलब जीवन में क्या होगा, दुख ही दुख होगा। मतलब सुखों को बहुत थोड़े समय के लिए बताया गया है और दुखों को बहुत लंबे समय के लिए बताया गया है। बात करते हैं अगले रस की। मिलेगा बेटा, इसका दूसरा नाम नहीं बेटा, वो स्थायी भाव है उसका। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। उसका नाम नहीं, दूसरा जुगुप्सा। चलिए, भीभत्स रस बहुत पूछा जाता है, इसका स्थायी भाव। मैंने कहा कुछ 3-4 रस ऐसे हैं जिनके स्थायी भाव बहुत पूछे जाते हैं। भयानक का स्थायी भाव ना के बराबर पूछा जाएगा, या ये कहूँ कि पूछा ही नहीं जाएगा पेपर में, क्योंकि बहुत आसान हो जाता है और मैं चाहता हूँ कि पूछा भी नहीं जाए, क्योंकि हर कोई लगा के आ जाएगा भयानक मतलब भय। पूछा जाएगा भीभत्स का, तो भीभत्स का स्थायी भाव खूब पूछा जाता है, अच्छे से याद रखना। भीभत्स का स्थायी भाव 2 प्रकार से देखा गया है, एक तो जुगुप्सा और दूसरा घृणा। जुगुप्सा क्या होता है, जुगुप्सा भी घृणा का ही एक प्रकार का पर्याय है। तो जुगुप्सा या घृणा इसका स्थायी भाव माना गया है। होता क्या है, जब भी किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से अथवा उसको सामने देखने से आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, तो वहां क्या कहलाएगा, अगले 10 मिनट तक बिल्कुल शांति से पानी वानी पास लेके बैठना। मुझे भी पढ़ाने में घृणा उत्पन्न हो जाती है, आपको पढ़ने में घृणा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा सब कुछ अगले 10 मिनट तक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में लेकिन बहुत आश्चर्य होगा, बहुत आनंद होगा, कान्हा के मुंह में चलेंगे देखने तीनों लोगों को अगले उदाहरण में। खैर फिलहाल यहाँ बातें कर लेते हैं। क्या कहते हैं परिभाषा, भीभत्स रस घृणा के भाव को प्रकट करने वाला रस है। भीभत्स, अब सोचिए घृणा में भी रस, आनंद तो उसमें भी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं मानसिक विक्षिप्त प्रवृत्ति के, विक्षिप्त प्रवृत्ति का आप लोगों ने देखा होगा, आजकल आए दिन खबरें हम सुनते रहते हैं न्यूज में। उसने सबके इतने टुकड़े करके फ्रिज में रख दिया, वो 2 हाथ वहां पड़े मिले, 2 सिर वहां मिले। इस तरीके के जो लोग होंगे वो वही लोग होंगे जिसको भीभत्स रस से प्यार होगा। उन लोगों के मन में ऐसी ही घृणा होगी, ऐसी ही चीजें होंगी तभी उनके अंदर, तो उनको हो सकता है ऐसी मानसिक प्रवृत्ति लोगों को उसके अंदर आनंद आता हो। बाकी का पढ़ते एक बार ध्यान से। भीभत्स रस घृणा के भाव को प्रकट करने वाला रस है। आचार्यों के मत अनुसार जब घृणा या जुगुप्सा भाव अपने अनुरूप आलंबन, उद्दीपन, संचारी भाव के संयोग से आस्वाद का, मैंने मतलब बताया आपको, जिस चीज का आनंद आने लगता है, आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, उसे भीभत्स रस कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, घृणित व्यक्ति या घृणित वस्तुओं को देखकर, घृणित व्यक्ति कैसे होते हैं, यहाँ रोड पर भी कई बार दिखाई दे जाते हैं। तानसेन नगर की रोड पर घूमते रहते हैं, बाबा जी हैं, बाल इतने बड़े बड़े हैं, भयंकर गंदगी वाले बाल हैं, नाक बह रही है उनके, लार टपक रही है मुंह से। अब ऐसा व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर कभी चले जाओ, वहां देख लेना, ऐसे प्रकार के 1-2 व्यक्ति देखिए, एक नंबर, ये एक समझ जाओ किस प्रवृत्ति के लोग हैं, ये समझ जाइए इनकी मानसिक दशा क्या है, इनकी उच्च कोटि के हैं ये। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब है इस रस को अगर आप देखना चाहते हो, मैं आपको प्रैक्टिकल हिंदी में प्रैक्टिकल करा रहा हूँ। हिंदी मैंने बोला कि अगर आप भयानक रस का प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, रात को 11 बजे आने वाले टीवी पर जो भी सीरियल सब भूत वाले देखें, प्रैक्टिकली महसूस होगा। इसको देखना चाहते हैं आप, स्टेशन के आसपास चले जाएं, कोई ना कोई तो इस प्रवृत्ति का आदमी, महिला, पुरुष कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और फिर भी कहीं ना मिले, स्लॉटर हाउस में चले जाइए जहाँ पर जानवरों को काटा जाता है। कहीं नहीं जाइए तो आसपास कहीं मुर्गा मंडी, मछली मंडी, कहीं मिले तो मेरे थोड़ा सा आगे चल के मछली मंडी है, वहाँ पहुँच जाइए। देखिए हाँ, कैसी कैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं ये मानव के भेष में मुझे लगता है दानव की प्रवृत्ति के लोग हैं। खैर जो भी है, तो कहने का मतलब है, मुर्गी को जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मुर्गा काट के फेंक दिया जाता है, उसको जाकर ही देखा, आपके मन में घृणा आएगी। इसका मतलब ये सारी की सारी चीजें। तो देखिए, घृणित व्यक्ति हो, घृणित वस्तुओं को देखकर उसके संबंध में विचार करने या उसके संबंध में सुनकर, कुछ लोगों के मन में घृणा आ रही है, वो दीदी मुझे बहुत घृणित दिखाई दे रही है, वो नहीं सुनना चाह रही है, ऐसी सारी बातें। तो जिन वस्तुओं को सुनकर जब घृणा आ रही है तो देखकर क्या लगेगा, अपन तो बिल्कुल सही तरीके से बैठे हैं, है ना। तो सुनकर मन उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही
बीभत्स रस कहलाती है। मेरा मन कर रहा था मैं इसके लिए 2 4 5 फोटो लेकर के आऊं, वो इसमें डलने चाहिए, लेकिन वो नेट में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वरना मैं आपको जो भी उदाहरण यहाँ पढ़ाऊंगा आप उनको इमेजिन तो कर पाएंगे। मैं चाहता हूँ उसके इमेज भी यहाँ दिखा दिए जाते तो आपका मन खुश हो जाता एकदम से। आगे देखते हैं जरा। बीभत्स रस काव्य में मान्य नव रसों में विशिष्ट स्थान रखता है। बीभत्स रस की स्थिति दुखात्मक रसों में मानी जाती है, जैसे करुण और शोक वाले हैं उसमें मानी जाती है। इस दृष्टि से करुण रस, भयानक रस, रौद्र रस इसके सहयोगी या सहचर सिद्ध होते हैं। कौन कौन से? इसी के जोड़ीदार लगते हैं। कौन कौन? करुण रस, उसके अंदर भी शोक होता है। शोक कब होगा? किसी की मृत्यु हो जाएगी। अब मान लीजिए मृत्यु भगवान ना करे किसी की रोड एक्सीडेंट में हुई है और उसका सब क्षिप्त विक्षिप्त हो चुका है, तो शोक भी होगा, साथ साथ क्या होगा? बीभत्स भी होगा, घृणा भी होने लगेगी। भले वो आपका अपना ही क्यों ना हो, पर शरीर के साथ में, जिसकी डेथ बॉडी के साथ में बिल्कुल छिन्न विच्छिन्न हो गया है, तो उसको देख करके आपको कैसा लगेगा? बीभत्स, भयानक। रात को सपने में आ गई वही डेथ बॉडी तो भयानक हो जाएगा। और अगर आप जोश वाले व्यक्ति हैं, गुस्सा आ जाएगा, देख कर पता चल जाए किसने ऐसा किया है, तो आप उसको प्रहार करने ही पहुंच जाएंगे, तो रौद्र रूप भी आपका दिखाई देगा। तो इसके ये तीनों जोड़ीदार हैं बीभत्स के। कौन कौन? जैसे मैंने कहा कि करुण मतलब मन में शोक भी आएगा, डर भी लगेगा अगर रात में वो शरीर ऐसा दिखने लग जाए, और रौद्र मतलब अगर आपको गुस्सा आ जाएगा, तो अगर पता चल जाए किस व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो आप उसके लिए, उसकी हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वहाँ रौद्र रस भी दिखाई देगा, तो इसके सहयोगी माने जाते हैं। आगे एक और बात है, शांत रस। शांत रस से ही बीभत्स रस की निकटता मानी जाती है। अब बीभत्स का मतलब आपने अपने जीवन में, जैसे कि कहा जाता है आर्मी वाला व्यक्ति है, उसने अपने जीवन में गोलियां चलते, लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते मारते सब कुछ देखा है, तो वो अगर ऐसी कोई चीज़ देख लेता है उसका मन कठोर हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता अगर वो 2 4 तरीके देख ले। एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने कभी अपने जीवन में किसी की डेथ होते हुए नहीं देखा, अगर उसने जरा सा खून भी देख ले तो उसको चक्कर आ जाते हैं। तो बीभत्स की जब चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाते हैं हम, बीभत्स जब इतना ज़्यादा हम देख लेते हैं चारों तरफ नरसंहार, जैसे मान के चलिए एक डॉक्टर है जो दिन रात पोस्टमार्टम करता है, उसके लिए पोस्टमार्टम करना कोई नई बात नहीं है, वो एक दिन में 10 10 पोस्टमार्टम भी कर देगा, 10 खोपड़ियों को फाड़ के उनका चीट फाड़ कर देगा। और नॉर्मल आदमी को बोलो भाई एक देख ले, वो एक देख नहीं पाएगा। तो उसके बाद में उसके दिमाग में कहाँ पहुंच जाता है? दिमाग शून्य हो जाता है। दिमाग शून्य होने का क्या मतलब होता है? दिमाग शून्य होने का मतलब होता है एक प्रकार से शांति वाली मुद्रा में पहुंच जाना, उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है, उसके लिए चेतना शून्य हो जाती है। तो इसका अगर अंतिम रूप देखेंगे बीभत्स का, जब घृणा अपने चरम पर पहुंच जाती है, उससे ज्यादा घृणित चीज हो ही नहीं सकती कुछ, तो फिर मन में शांति आती है, बोला इससे ज्यादा तो कुछ हो ही नहीं जाता है। तो इसका आखिरी रूप क्या पहुंच जाता है? कहाँ पहुंच जाते हैं हम? शांत रस तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अक्सर बीभत्सा का दर्शन वैराग्य की प्रेरणा देता है। जब आप अर्जुन ने बहुत ज्यादा मारकाट देख ली, चारों तरफ नरसंहार देख लिया, तो फिर मन में क्या आ जाता है? वैराग्य आ जाता है, सब कुछ छोड़ दो, और सब कुछ छोड़ छाड़ भी दिया। अशोक के मन में, सम्राट अशोक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जब मारकाट देख ली बहुत सारा, तो फिर उन्होंने बाद में जब बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो मन में क्या आ जाता है? वैराग्य की भावना आ जाती है। तो जब बीभत्स का चरमोत्कर्ष हो जाता है, उसके बाद में लगता है इससे ज़्यादा घृणित चीज़ें कुछ हो नहीं सकती हैं, तो फिर इंसान के मन में आता है छोड़ो सब कुछ, क्यों मारकाट मचा रखी है, हम तो साधु सन्यासी हो जाते हैं। तो वैराग्य की भावना भी कहाँ से निकल कर आ जाती है? इसी में से निकल के आ जाती है। आगे इसके अवयव की बात, अवयव आप समझ पाएंगे। स्थायी भाव सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। टेस्ट के लिए कह दूं तो एक क्वेश्चन आउट है, ये आएगा ही आएगा कि बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा, दोनों ही वर्ड आ सकते हैं। जुगुप्सा वर्ड को बेसिक तौर पे याद रखें। लेकिन आलम्बन जिसको सहारा पा करके भाव जागेंगे, कोई भी वस्तु, चरित्र, घटना, विचार जिसके सामने होने पर घृणापन हो जाए, ऐसी कोई भी चीजें जिनको देख करके घृणा आ जाए, वो क्या कहलाएंगे? आलम्बन कहलाएंगे। जैसे कोई सड़ी गली वस्तु या कोई निर्मम घटना। अभी जस्ट जब मैं आ रहा था ना, रात को मैंने, पता नहीं क्यों ऐसा चल रहा है, जैसे उस दिन मैं आपके लिए रस के नोट्स प्रिपेयर कर रहा था, पीपीटी स्लाइड्स रात में बना रहा था सुबह के टाइम पे, तो वो गाना दिमाग में आया जिस गाने से वो तीनों रस थे, वो गाना उस समय बज रहा था। आज रात को मैंने, वैसे मैं कभी टीवी नहीं देखता हूँ, कल थोड़ी सी टीवी देख ली रात के समय, तो वहाँ पर वो भयानक रस वाला दृश्य जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और अभी अभी जस्ट मैं आ रहा था रास्ते में ही, तो एक नाले में से कुत्ता निकल के आता है, उस कुत्ते के पूरी बॉडी पर घाव ही घाव थे, कीड़े वीड़े, पता नहीं, इतना इतना भयानक दृश्य था ना, वो सचमुच में यही था, बीभत्स बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं जो कुछ पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, वो सारी चीज़ें मेरी आंखों के सामने झूलती नजर आती हैं। तो वो क्या था? बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो वो कुत्ता जब नाले में से निकलता है ना, और मुझे लगा कि मेरी गाड़ी के पास पास ना आ जाए, बहुत स्पीड में गाड़ी वहाँ से निकाली, क्योंकि वो देखने लायक भी नहीं था, इतनी बुरी स्थिति थी उसकी। कहते नहीं कुत्ते की तरह कीड़े पड़ेंगे, तो सेम टू सेम उसके अंदर कीड़े पड़ चुके थे, उसकी पूरी गर्दन वगैरह, आधा सिर, उसका सब कुछ भयानक स्थिति में था। तो आगे चलते जरा। कोई सड़ी गली वस्तु या निर्मम घटना, जैसे ही मैंने वो सड़ी गली वस्तु देखी ना, मुझे याद आ गया, अभी भी तो देख के आया हूँ मैं। आगे उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या होगा? वो सड़न, वो गंदगी, बदबू, वो स्मृति, वो घृणा योग अनुभूति या चेष्टा। अनुभाव क्या होगा? ऐसी आंखें बड़ी हो जाएंगी तो आंखें बंद हो जाएंगी, तो आंखें मीच लेना। घृणा वाली चीज होंगी तो आप अपने आप आंखें इधर मुंह कर लोगे,
निकल जाओगे वहां से। आंखें मीच लेना, देह समेट लेना, नीचे ऊपर मुड़ करके निकल जाना, स्वयं को पीछे की ओर हटाना या ले जाना, नाक सिकोड़ना, मुंह सिकोड़ना, कंधे उचकाना, ऊपर की ओर धकेलना, पीछे की ओर देखना, पलट जाना, ये सारी चीजें वो होंगी जो आपका शरीर करेगा ऐसी चीजों को देख करके। जाहिर सी बात है, नाक टेढ़ी करके निकल जाओगे, मुंह टेढ़ा करके निकल जाओगे, नजर नीचे झुका के निकल जाओगे। नजरें तो एक जगह और झुकती हैं, मैंने एक जगह और नजरें झुकना बताया था, सेम अनुभव, लेकिन वहाँ की नजरें में बहुत अंतर है। श्रृंगार रस में बताया था, जब प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है तब भी नजरें झुक जाती हैं, लेकिन वहाँ की नजरें झुकना और उस कुत्ते को देख करके नजरें झुकना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अब उसको कोई अगर श्रृंगार रस में ले गया, बोला सर मेरी नजर झुक गई थी उस कुत्ते को देख करके, बताइए श्रृंगार रस आएगा कि विभत्स रस आएगा? तो भाई तेरी श्रद्धा है, जैसा तेरे को फीलिंग आए। सचारी भाव, उपकाई आना, उल्टी जैसा मन करना, एक प्रकार की चिंता होना, अप्रसन्नता, उद्दीपन के त्याग की अनुभूति, वो जो भी चीज दिखाई दे रही है उसको छोड़ के जल्दी से जल्दी भाग जाओ, इस चीज के आपके अंदर क्या आ जाएगी, उस समय अनुभूति आ जाएगी। बात उदाहरण की कर लें, मन को थोड़ा सा शांत करना और उदाहरणों को बिल्कुल महसूस करना, ऐसे देखना कि आपको आपकी नजरों के सामने सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। पढ़िए ध्यान से। अब वो नीचे वाला दुनिया भर का ज्ञान आ जाएगा, वो नहीं देखना है, इतना ही देखना है। सिर पर बैठे हो काग है बेटा, देखो तो सही जरा, बहुत सारे ढूंढ के लाया हूं मैं। सिर पर बैठे हो काग, अगर वो पीपीटी प्रिपेयर हो जाती तो शायद 2-2 3-3 एग्जाम्पल आते। ये पूरा वर्ड फॉर्मेट में, इसमें सारे के सारे एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं, देखिए ध्यान से। सिर पर बैठे हो काग, अच्छे से इमेजिन करना, देखते हैं आप कितनी कल्पनाओं में खो सकते हैं। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खाद निकारत, मनुष्य की बात नहीं करूंगा, एक जानवर के साथ में। वैसे ये घटना पता है क्या बताई जा रही है, या कुरुक्षेत्र के समय की, या किसी युद्ध के मैदान की जहां पर बहुत सारी डेथ बॉडीज पड़ी होती हैं, उस चीज की दृश्य को दिखाता है ये। लेकिन हम इसको इससे कंपेयर करके देखें, कोई जानवर मृत पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये सारा का सारा कृत्य हो रहा है। क्योंकि इंसान के बारे में तो सोचना भी अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा, किसी इंसान के शरीर के साथ में ऐसा कैसे हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि अपवाद डिस्क्लेमर चलाया जा रहा है कि आप इस समय जब भी इसको अपने दिमाग में सोच रहे हो तो समय किसी मृत जानवर, किसी भैंस गाय ऐसी किसी जानवर का मृत शरीर का समझ के चलना। अब सुनते ध्यान से। सिर पर बैठे हो काग, जो भी मृत बॉडी है, जो भी मृत शरीर है किसी जानवर का, उसके सिर पर कौन बैठा है? काग मतलब कौवा बैठा है। आंख दो खात निकारत, दोनों आंखों को वो कौवा क्या कर रहा है? खा रहा है, बड़े आनंद से खा रहा है। आगे खींचत जीभ ही स्यार, और वो जानवर जो मरा पड़ा था उसकी जो जीभ बाहर निकल आई थी उसको स्यार खींच करके ले जा रहा है। अतई आनंद और धारत, बहुत ही ज्यादा क्या कर रहा है? वो आनंद आ रहा है उसको। कौवे को आ रहा है आंखों को खाने में, सियार को आ रहा है जीभ को खींच करके ले जा करके खाने में, बहुत आनंद आ रहा है। आगे गीत जांग को खोदी खोदी, जो भी जानवर उसके पैरों का हिस्सा है उसको कौन खा रहा है? नोच नोच के गिद्ध खा रहा है। मांस उपारत, और उसका मांस निकाल निकाल के वहीं फेंक तक कुछ खा रहा है और कुछ वहीं मांस उसका फैला रहा है। स्वान आंगुरिन काटी काटी, स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता उस जानवर की उंगलियों को काट काट करके खा रहा है और वहीं पर उनको फैला रहा है। तो ये जो दृश्य है सामने जो आंखों को दिखाई दे रहा है, मैंने कहा ये इंसानों के लिए है। वैसे इंसानों के साथ कल्पना करना भी अपने आप में बहुत विभत्स चीज है। किसी जानवर के साथ में सोचते हैं कि उसके साथ में क्या क्या जानवर ये तरीका कर रहे हैं, उस तरीके को आप देख करके क्या वहाँ खड़े होकर उसका आनंद लेना चाहेंगे, उसका वीडियो बनाना चाहेंगे, उसके साथ में रील्स बनाना चाहेंगे, सेल्फी लेकर के डालना चाहेंगे कि देखिए कितना बढ़िया विभत्स दिखाई दे रहा है। तो ये विभत्स घृणा, जब मन में घृणा की उत्पत्ति हो जाती है तो वहां क्या दिखाई देता है? विभत्स। अगला उदाहरण देखते हैं। निकल गली से तब हत्यारा, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, आया हाथों तोल कर चाकू मारा, छूटा लोह का फब्बारा, कहा नहीं था उसने आखिर हत्या होगी। कहने का मतलब है रोज ही होता है ऐसा। तो अपने शहर में कल ही एक घटना घटी है, कल ही की घटना है, न्यूज़पेपर में अभी सुबह सुबह पढ़ के आया हूँ। एक कोई पार्षद जी थे, सरपंच जी थे, उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का, हाँ कोई रावत जी थे, पंडित जी थे, उनकी सरपंच जी की किसी ने हत्या कर दी। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं मानसिक प्रवृत्ति के, उन लोगों का समाज के अंदर कोई स्थान नहीं है, जो लोग इस प्रकार के कृत्यों को घटना देते हैं। लेकिन हाँ बेटा, हाँ सरपंच जी थे ना शायद। तो जो भी है, कुछ उसी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर कही गई हैं कि कोई हत्यारा आता है, कोई हत्यारा आता है और बंदूक निकालता है और नाम लेता है किसी का और उसको आकर के क्या कर देता है? गोलियां मार देता है या चाकू मार देता है, जो भी चीज़ है। और ऐसा करने पर जो खून वहाँ फैलता है, खून का जो फुब्बारा वहाँ फैलता है, उसको वहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है। तो जब भी किसी की हत्या होते हुए देखोगे आप लोग, तो मन में क्या आएगी? घृणा आएगी, जाहिर सी बात है। तो उस घृणा को व्यक्त किया गया है कि
कि कोई हत्यारा जब आता है, किसी का नाम लेता है और नाम लेकर के उसको चाकुओं से मारता है या बंदूक से मारता है, उसके बाद में जो खून का फुब्बारा चारों तरफ फैलता है, और ऐसा उसने कुछ पहले से नहीं कहा था। पहले से क्यों कहेगा, वो तो पंक्तियों को पूरा दोहराने के लिए है कि ऐसा उसने पहले से बताया नहीं था कि वो आएगा और मारेगा। अगर वो कह देता तो क्या ऐसे अपराध हो पाता? नहीं। लेकिन उस समय पर जो दृश्य रहा होगा, जो खून वहां फैला होगा, उस सबको देख करके मन में जो घृणा उत्पन्न होती है, तो यहाँ भीभत्स रस का उदाहरण वो बन जाती है। अगला है, बहुत अच्छा है। क्या लिखा है? हास्यरस है। मैं तो कंफ्यूज हो गया, मुझे तो लग रहा हास्यरस है क्या। कौन पहले वो निकला है? कौन सी बहन इसको पढ़ के सुनाना चाहती है क्लास में? 1 2 3 4 5 6 जो भी कोई पढ़ के सुना सकता है, उसको एक चुटिया वाली चॉकलेट मिलेगी जो इसको पढ़ के सुनाएगा। कोई है? बोलो बाहर में गिरे चुटिया वाली चॉकलेट, हम नहीं पढ़ेंगे, पढ़ के तो बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। सुनिए जा ध्यान से। सुड़ुक सुड़ुक के घाव से पिल्लू निकल रहा है। वो निकाल लिख गया है, निकल होना चाहिए था। सुड़ुक सुड़ुक के घाव से पिल्लू, पिल्लू मतलब मवाद, तो घाव से मवाद निकल रही है और नासिका से समझ आई क्या निकल रहा है, नाक बह रही है, उसकी बॉडी में से मवाद निकल रही है, कुष्ठ हो गया है, पूरा शरीर उसका सड़ गया है, गल गया है, उसकी व्याख्या यहाँ पर की गई है। मैं समझ गया हूँ कि आपको समझ आ गया है, ये मैं समझ गया हूँ कि आपको समझ आ गया है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बच्चा आपके लिए देखो दोनों तरफ कितना खर्चा किया गया है, 5-5 रुपए के प्रिंट आउट लगाए गए हैं, फिर भी आप ऐसे कार्य कर रहे हैं। आपको अच्छा ही लगता है? ये ऐसे नहीं करना चाहिए हमें। मेरी सुनो जरा, मेरी बात करा दो। पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, बात पेरेंट्स से मेरे को बात करने में बहुत अच्छा लगता है। हुआ करे तो मेरी बात करा दिया करो, उनको भी लगेगा कि टीचर्स कितना ख्याल रखते हैं बच्चों का। खैर जो भी है, आपके सामने 6 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव, और जो अभी अभी पढ़ के आए उसी से रिलेटेड हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा, क्योंकि जिस तरीके के आपके सुंदर सुंदर मुंह बन गए थे, मैं समझ गया हूँ कि समझ आ गया है भीभत्स। तो फिर तैयार हैं आप 6 क्वेश्चन के जवाब देने के लिए? कहाँ से शुरू कर दूं? 6 सबसे विद्वान विद्यार्थी मेरे क्लास के, जिनको मैं चाहूंगा कि जवाब दें। आप देंगी जवाब? चलिए पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए सिंपल है वैसे तो। भीभत्स का स्थायी भाव, 4th, बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है पेपर में, आसान है क्योंकि अभी अभी पढ़ के आए हैं। भीभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। जुगुप्सा की जगह घृणा मिलेगा तो हम उसको भी टिक करेंगे। दूसरा, निम्नलिखित में से धार्मिक पाखंडता क्या है? धार्मिक पाखंडता आलम्बन लगता है, अनुभव लगता है, संचारी भाव लगता है, उद्दीपन लगता है। सोचिए समझिए, नहीं तो फिर आगे पास करेंगे क्वेश्चन। पक्का? कौन कौन कहता है कि अनुभव है? धार्मिक पाखंडता आपका शरीर दिखाने लगे। संचारी भाव, कोई और? अनुभव के समर्थक हैं? चलिए अनुभव के समर्थक बहुत ज्यादा हैं और बिल्कुल सच है। धार्मिक पाखंडता दिखाना क्या कहलाएगा? अनुभव कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? धार्मिक कब दिखाएंगे? वो एक उदाहरण था, एक वो उदाहरण था मैंने आपको पढ़ाया था, कर का मन का डार के मन का फेर, है ना, माला फेरत जो गया गया ना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। तो उस प्रवृत्ति के जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं? धार्मिकता का पाखंड करते हैं। उनके हाथ में जो माला आपको दिखाई दे रही है, उनके नाम पर मुंह पर जो आपको उनके होठों पर जो राम का नाम दिखाई दे रहा है, वो सब केवल और केवल ढकोसलाए आडंबर है। तो लेकिन वो है क्या? उनकी शारीरिक चेष्टाएं हैं, और शारीरिक चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? अनुभव कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मरण कौन सा भाव है? हाँ, संचारी। संचारी का मतलब समझते हो? आना जाना। मरण मतलब मरना, मतलब एक बार मर जाओगे फिर जिंदा हो जाओगे, फिर मर जाओगे फिर जिंदा हो जाओगे, ऐसा ही है। मरण संचारी भाव रहेगा, बार बार मरोगे बार बार जिंदा होगे। पुनर्जन्म वो भी एक बार नहीं, संचारी भाव तो बार बार आते जाते हैं। क्या हो रहेगा? नहीं पता? मैं यही तो चाहता था ऐसा ही हो जाए। दीदी आप बताइए जरा। स्थायी भाव, मरण मतलब एक बार हो गया, मर गया, खत्म, डेथ खत्म। स्थायी भाव। आप? संचारी भाव फिर भी मैंने उसको इतना समझाया, संचारी भाव नहीं हो सकता। आप? उद्दीपन। ठीक है, ऐसे बच्चे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने आंसर को लगता है ना ठीक है उसने बोल दिया, मैं अगला बोल देता हूं। बोलना तो पड़ेगा। स्थायी भाव। अब सुनिए जरा ध्यान से। मरण
उसका जवाब बिल्कुल सही था। मरण एक संचारी भाव ही होता है। बिल्कुल सही। 33 संचारी भाव बताए थे मैंने आपको, पर दिक्कत यह है कि ना हमने पढ़े हैं, ना लिखे हैं, ना हम पढ़ना चाहते हैं। मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ गया हूं, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं रोज 2 4 5 क्वेश्चन लेकर के चला करूं। कम से कम इस बहाने से आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। तो संचारी भाव के अंतर्गत आता हूं। यहाँ पर मरण का मतलब मैंने डिटेल में बताया है। जैसा कि मैंने कहा, सेकंड वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मरण के बारे में डिटेल में डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल समझा है कि ऐसी अवस्था हो जाए किसी की जिसको ऐसा लगता हो कि अब तो मर जाना ही अच्छा है। मतलब मुझ पे आप जो भी कष्ट हैं, जो भी हैं, वो सहन नहीं हो रहे हैं, अर्थात मरने के समान कष्ट होना, उस अवस्था को बोलते हैं मरण। मरेगा नहीं व्यक्ति, लेकिन मरने के समान उसको कष्ट होगा, उसको मरण की अवस्था कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में जैसे मान लीजिए किसी को असाध्य बीमारी हो जाए और वो कैंसर हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए, भगवान ना करे किसी को भी हो, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में वो क्या कहेगा? वो कहेगा मर जाऊं वही अच्छा है। उसके मन में जो भावनाएं होंगी, तो बार बार जो मन में क्या आएगा, हॉस्पिटल में लेटे लेटे पलंग पर क्या सोचेगा? यार ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। तो मर जाना अच्छा है, मर जाना अच्छा है वाले जो शब्द है ना, वो क्या दिखाते हैं? वो संचारी भाव जो उसके मन में आएंगे। फिर कोई रिश्तेदार मिलने आ गया, कोई अपना मिलने आ गया, लगता है अब तो मैं जी लेता हूँ, अब तो मेरा मन कर रहा है मैं जी लूँ, डॉक्टर मैं कब ठीक होऊंगा। जैसे ही वो चला गया, अरे यार मरी जाते हैं, बहुत कष्ट है शरीर में। तो मन में आना और जाना, मन में आना और जाना, जो भाव संचरण करते हैं, विचरण करते हैं, उनको संचारी भाव कहते हैं। क्या कहलाएगा? संचारी। मैंने जैसे समझा दिया आप लोगों को, मरण मतलब मरना, तो आप उसको स्थायी भाव में ले जा सकते थे, क्योंकि मरना तो एक ही बार हो सकता है। लेकिन मैंने तो इसलिए समझाया ताकि आप अपना आंसर बदल लें। जैसा कि बदल लिया, दीदी ने बदलने का आंसर दे दिया, उसने भी बदल लिया, उसने भी बदल लिया, लेकिन मेरे कुछ भी समझाने से आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही जवाब क्या था यहाँ पर? मरण एक संचारी भाव ही होता है। अगला क्वेश्चन, वाह, कुत्ता फिर से आ गया। कीड़े पड़ना वो जो अभी देख के आया था। निम्नलिखित में से कीड़े पड़ना क्या है? उद्दीपन, आलंबन, विभाव। आप उसमें अपने आप आ जाएंगे, उद्दीपन, आलंबन। हाँ, दिख नहीं रहा है? बाहर निकल के आ जाएगा वो। क्या दिखाई दे रहा है? कीड़े पड़ना, अनुभव, विभाव, उद्दीपन। सुनी जाए ध्यान से। उद्दीपन का मतलब होता है भाव जागृत करना, उद्दीप्त का मतलब। तो कीड़े पड़ना, कीड़े हमारे अंदर पड़ेंगे तब तो नहीं हम बात करेंगे। और रस का आनंद तो दूसरे को देख करके ही आता है ना, खुद को देख करके तो नहीं आता है ना। खुद को देख करके आएगा, फिर वो अनुभव में चले जाएंगे कि खुद को कीड़े पड़ गए, कोई उसमें आनंद की प्राप्ति नहीं करेगा। उद्दीपन मतलब दूसरे को देख करके, वहां की स्थितियों को देख करके जो भाव मन में जागृत होते हैं, दूसरी चीजों को देख करके जो भाव। उस कुत्ते के अंदर कीड़े पड़े हुए थे जिसको मैं भी देख करके आ रहा था, उसको देख करके, तो वो क्या था? उद्दीप्त। वहां की जो अवस्था थी वो कीड़े पड़ना। तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? उद्दीपन, विभाव। बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला, निम्न में से थूकना क्या है? भाव। और सुनते एक आदि लोगों से। विभाव। हाँ जी, हाँ। तुम बहुत ही अच्छे विद्यार्थी लगते हो, मुझे हंसमुख दिखाई देते हो क्लास में, हमेशा हंसते मुस्कुराते। हाँ जी, अनुभव है। कितने लोग कहते हैं कि अनुभव है, और कितने लोग कहते हैं विभाव है? विभाव वाले वही दो हैं जिन्होंने कहा था। ठीक है, अब समझिए ध्यान से। विभाव का मुख्य मतलब है कि, इसका मतलब आप लोगों ने परिभाषा को समझा नहीं। विभाव का मतलब होता है भावों को जागृत करना, भावों को जागृत करने वाली चीजें, जो चीज मन को जागृत करती है। थूकना जागृत नहीं करेगा, थूक करके कौन किसको जगाना चाहेगा? थूकना मतलब आपका शारीरिक विकार है। आपने मान के चलिए भीभत्स रस देखा, भीभत्स रस देखा का मतलब जितने भी मैंने भीभत्स रस में आपको उदाहरण दिए, वो सारी चीजें आपने देखी। उनको देख करके आप क्या करोगे? जाहिर सी बात है, थूक के निकल जाओगे वहां से। गंदगी वाली जगह होगी, वहां क्या करता है इंसान? थूक करके चला जाता है। तो वो आपके मन के अंदर जो घृणा थी, उस घृणा को आपने अपने शरीर के अनुभव मतलब थूक करके दिखाया, वो क्या कहलाएगा? आपका अनुभव कहलाएगा। सही आंसर होगा इसका यहाँ अनुभव। सब हो गए? मनीष, उद्दीपन, अनुभव,
अनुभाव। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते ही अनुभाव होगा? अनुभाव वाले कितने लोग हैं? मुझे जिसने बोला उसका भी हाथ नहीं उठाया। उद्दीपन वाले कितने हैं? कोई संचारी भाव वाला है क्या? संचारी भाव। और क्या बच्चा? आलंबन। कोई नहीं है। तो सुनिए जरा ध्यान से। दुर्गंधमय मांस, पहली बात तो भीभत्स का उदाहरण है, उसके अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है। और दुर्गंधमय मांस, जो बदबूदार मांस है, जो भी डेड बॉडी है, उसको देख करके ढूंढ लिया। उसको देख करके क्या होगा? उसको देख करके भाव उद्दीपन का होगा। उद्दीपन मतलब भाव जागृत होना। उस मांस को देख करके मन में घृणा के भाव जागृत होंगे तो वो क्या कहलाएगा? उद्दीपन कहलाएगा। 6 ही थे क्वेश्चन है बेटा। चलिए, अभी अपने पास 10 मिनट बचे हैं। चाहूंगा एक बार पूरा रिवीजन करा दूं यहां तक के रसों का। हाँ जी, मैं लगवा दूंगा, अभी क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले लगवा दूंगा, ठीक है? हाँ, गणतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र। गणतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। गण मतलब क्या होता है? गण क्या होता है? नेता गण। गण क्या शब्द है? गण समूहवाचक संज्ञा है। गण क्या दिखाता है? समूहवाचक संज्ञा, लोगों का समूह, उसको गण बोलते हैं। और तंत्र मतलब सिस्टम, तो लोगों का सिस्टम। जैसे कि हमारा देश किसका है? लोगों के द्वारा, लोगों के लिए बनाया हुआ, लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला तंत्र है। उसको क्या कहा जाएगा? गणतंत्र कहा जाएगा। सिंपल, गणतंत्र, लोगों का तंत्र। सर, इसको ओवर कर दीजिए।